Recording in progress. आ जाओ। पांच नंबर का क्यों? 35 आए हैं 40 बोर्ड टेस्ट में? हाँ आज सुबह था ना? हाँ मैथ्स वाला केमिस्ट्री कितने आ रहे? मेरे हाँ 37 आए 45 में खराब है। बायोमोलिक्यूल्स या बी ब्लॉक में अच्छा उसी का वेटेज चल रहा है। बी ब्लॉक में कहाँ तक पहुंचा दिया सर ने? सन ने ऑक्सीजन फैमिली होगी बस ऊपर क्या बचा? हेलोजन में तो ज्यादा है। अरे बायोमोलिक्यूल से बहुत आ रहे हैं सर, अच्छा और वो भी कार्बोहाइड्रेट से जो आपने पढ़ा है उससे नहीं आए। चलो आज हो जाएगा। और ये भी है कि पहला क्वेश्चन देख लिया तो समझ में भी अच्छा आ रहा है। चलो कार्बोहाइड्रेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम देख रहे थे कैसा क्या होता है। तो हमने देखा था एक तो हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड मतलब शक्कर, मोनोसेकेराइड मतलब एक शुगर का मॉलिक्यूल, ओलिगो मतलब कुछ शुगर के मॉलिक्यूल 2 या 3 या 4 या 5 आपस में जुड़ जाए, पॉली मतलब बहुत सारे। अब जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं अपन उनकी बात करते हैं पहले। इनमें कितने, ये लिखना नहीं है, ये लिखा चुका है। इनमें कितने कार्बन हो सकते हैं? 3 से लेके 7 तक कार्बन। ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल तो एक ही है, उसके अंदर कार्बन बता। ओलिगोसेकेराइड में मॉलिक्यूल 2 से 10 तक, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इनके नाम कार्बन नंबर के एटम्स के बेसिस पे दे दो। 3 कार्बन है तो ट्राइओस कहलाएगा, 4 है तो टेट्रोस कहलाएगा, 5 है तो पेंटोस कहलाएगा, 6 है तो हेक्सोस कहलाएगा, 7 है तो हेप्टोज कहलाएगा। मेरी सलाह है कि चारों टाइप के जो हैं, पांचों टाइप के, इनके दो एग्जांपल आपको रट के जाना चाहिए। जैसे पेंटोस के तो याद है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। हेक्सोस के ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब है। हेप्टोज के 2 एग्जांपल, टेट्रोस के रेफिनोज होता है, वो याद करो। ट्राइओस के भी 2 बता दिए मैंने, ग्लिसरॉल्डिहाइड और ट्राईहाइड्रोक्सी एसिड। दूसरा क्वेश्चन डीएल कॉन्फ़िगरेशन पे आ सकता है, वो भी बता दिया। दोनों OH एक ही साइड पे हो, नीचे वाले कार्बन तो डी, और एक लेफ्ट एक राइट पे हो तो एन। ठीक है, ये बातें हमारी हो चुकी सर। हाँ जी, इसमें डी प्लस और वो माइनस में कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, डी प्लस और डी माइनस। सुन ये भी मैंने बताया। जैसे डी ग्लूकोज लिखा है, मतलब इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैचिंग जो है वो D1, यानी कौन सी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कर रहा है? D1। अब इसके आगे प्लस भी लिखा होगा, ये बता रहा है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे। प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटर और माइनस का मतलब होता है लीवो रोटेटर। ये सिंपल सी बात। वैसे डेक्स्ट्रो रोटेटर को स्मॉल डी से भी शो किया जाता है और लीवो रोटेटर को स्मॉल एल से, पर यहां ये कैपिटल डी लिखा है, ये स्मॉल डी नहीं, ये वो डीएल कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सभी कभी कभार सर डी की जगह एल। देखो अब ये प्लस डी ग्लूकोज, ठीक है, अब एक माइनस डी ग्लूकोज हो सकता है, यानी इनका डी कॉन्फ़िगरेशन है ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैचिंग है, और ये डेक्स्ट्रो डी है, ये लीवो। अब ऐसे एक और कॉम्बिनेशन बना लो यार, प्लस एल ग्लूकोज और माइनस एल ग्लूकोज। अमीनो एसिड जो होते हैं वो ज्यादातर एल वाले होते हैं दुनिया में, और
कार्बोहाइड्रेट समय ज्यादातर डी वाले, ये ज्यादातर में डी मिलेगा, एल शायद ही कभी कभार। बात समझ आ गई? अब जरा ओलिगोसैकेराइड्स क्या, उसको खास तो था नहीं। ओलिगोसैकेराइड में अपन बात करते हैं, ये हमें लिखना चाहिए। ओलिगोसैकेराइड कई तरह के हो सकते हैं। डाइसैकेराइड मतलब डाइओज नहीं लिखा मैंने, ये कार्बन नहीं बता रहा, ये ओलिगोसैकेराइड का टाइप। डाइसैकेराइड मतलब दो शुगर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए तो वो डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड मतलब तीन शुगर के मॉलिक्यूल जुड़े। टेट्रासैकेराइड 4, पेंटासैकेराइड 5, हेक्सासैकेराइड 6, हेप्टासैकेराइड 7, ऑक्टासैकेराइड 8, नोनासैकेराइड 9 और डेकासैकेराइड 10। 10 तक ही होते हैं, उसके आगे क्या हो जाते हैं? पॉलीसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड जो है, मैंने केवल डाई ली, ट्राई ली, क्योंकि हमारे सिलेबस में डाई है। इनमें से 3 नाम इंपॉर्टेंट। सुक्रोज, ये हमारी टेबल शुगर है, जो हम डेली शुगर खाते हैं, वो यही है सुक्रोज, या उसे केन शुगर भी कहते हैं, गन्ने के रस से बनती है। इसमें बीट रूट से भी यही बनती है, चुकंदर से भी यही बनती है। सुक्रोज इसका केमिकल नेम है, ठीक है। ये डाइसैकेराइड, इसका मतलब क्या? 2 शुगर के जुड़ने से बनी होगी। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कौन कौन से, तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के जुड़ने से बनती है। दूसरी शुगर हमारी होती है माल्टोज। माल्टोज जो है स्टार्च से बनती है, स्टार्च के डी मतलब स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस से बनती है, स्टार्च पॉलीमर है ना। खैर चलो मैं वो नहीं लिख रहा, मैं तो माल्टोज लिख रहा है। माल्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और तीसरी लैक्टोज। लैक्टोज हमारी मिल्क शुगर, जो दूध का मीठापन होता है, शक्कर मिलाने के बाद नहीं, पहले से दूध में हल्का मीठापन, वो इस लैक्टोज की वजह से होता है। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। अच्छा, इसमें से जो फ्रक्टोज लिखा है ना, इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फलों का मीठापन इसकी वजह से होता है। कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ना। नहीं, सैंपल में स्टार्टिंग में है, अगर वो साल का इंस्टीट्यूट वाला हो ना, स्टार्टिंग में है। अच्छे नंबर संस्कृत में। अरे पेंटिंग की लाओ है, मामा तो स्कूल से नंबर ले यार, लोग तो विज्ञान का सब अब पता ही नहीं सुबह के पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग नहीं सिर्फ ये सब्जेक्ट ऐसे तो फिर माइनर को चलती है, तो छोटे से ही
कॉपी वाले प्लस भी नहीं है। सो ग्लूकोज में एसिडिक एसिड या एसिडिक एनहाइड्राइड कुछ भी मिलाएंगे प्रोडक्ट एक ही मिलेगा ना? हो गया। अच्छा इसमें एक चीज हो, जैसे मैंने कहा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से बना, ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है और ये बीटा डी फ्रक्टोज। सर डी तो समझ में आ गया, ये अल्फा बीटा क्या लगा दिया, ये अभी आगे जाके आएगा, लेकिन मैं लिख अभी से। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के जुड़ने से बनता है। माल्टोज में दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, और इसमें दोनों बीटा डी होते हैं। तो सुक्रोज में एक अल्फा एक बीटा, माल्टोज में दोनों अल्फा और इसमें लैक्टोज में दोनों बीटा। नहीं बना वैसा बना, मुझे लगा मिल्क शुगर। आप कहेंगे सर ये अल्फा बीटा क्या, डी और एल तो समझा दिया आपने, प्लस माइनस भी समझा दिया, अभी अल्फा बीटा क्या। तो देखो साहब ग्लूकोज का एक बड़ा लंबा नाम बनेगा, प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। खाली ग्लूकोज इतनी बातें लिखनी पड़ेंगी ग्लूकोज के बारे में। ये क्या बता रहे हैं कि उसका डीएल कन्फिग्रेशन कैसा, ये इसकी रिंग स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, उसमें होगा एक अल्फा रिंग होती है, बीटा रिंग, रिंग कैसी बनी उसकी। और ये क्या बता रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कि डेक्स्ट्रोरेटरी या लिवर। खाली ग्लूकोज लेने से आपको ये सब पता नहीं चलता, तो ये सारी बातें एक साथ लिख दिया तो उनको तो घबराना नहीं। ठीक है, डी और प्लस समझ में आ चुका है, ये समझना है अभी, उसके बाद बात। अच्छा सुनो, मैंने बोला सुक्रोज किससे मिलकर बना है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। तो सुक्रोज की जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे पानी से रिएक्शन, तो ये दो चीजें बनेंगी, और जिनसे मिलकर बने वो कब मिलते हैं आपकी, जब आप उसकी क्या कराओ, हाइड्रोलाइसिस। अच्छा ये जो सुक्रोज फ्रुक्रोज लिखे सबका फार्मूला C12H2211, सारे डाइसैकराइड का फार्मूला ये है, सुक्रोज का भी, माल्टोज का भी और लैक्टोज का, C12H2211, ये मेरा सुक्रोज है। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं पानी से रिएक्शन, तो ये टूटकर C6H12O6 प्लस में C6H12O6, फार्मूला दोनों का सेम कैसे हो गया सर, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज सबके फार्मूले सेम है, ऐसे सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज तीनों के फार्मूले ये। लेकिन अगर मैं नीचे माल्टोज लिख देता तो फिर आप बनते तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो इन दोनों के नीचे आपको क्या लिखना पड़ता है, ग्लूकोज। और अगर यहाँ माल्टोज लिख देता मैं इसके नीचे, सॉरी लैक्टोज लिख देता मैं इसके नीचे, तो यहाँ ग्लूकोज क्या लिखना पड़ता है आपको, गैलेक्टोज। ये क्या है, ये हाइड्रोलाइसिस किसका, ग्लूकोनिक एसिड। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की प्रिपरेशन मेथड्स और केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्लूकोज की प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन मेथड में तो बेटा ग्लूकोज बनाने का तरीका क्या है, ये जो आपके तीन नाम बताए,
सुक्रोज और माल्टोज और लैक्टोज, इनकी हाइड्रोलाइसिस करा दो। सुक्रोज की कराओगे तो भी मिलेगा, साथ में फ्रक्टोज भी मिल जाएगा फ्री में। लैक्टोज की कराओगे तो भी मिलेगा, साथ में गैलेक्टोज मिल जाएगा फ्री में। लेकिन उसकी कराओगे माल्टोज की, सीधे सीधे यही मिलेगा। अब माल्टोज भी कैसे बनता है, तो स्टार्च और सेलुलोज, ये हमारे पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्च आलू चावल में पाया जाता है, सेलुलोज जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं उनमें पाया जाता है, उसी की वजह से ग्रीन होती है। अच्छा, मतलब उनमें वो भी तो दूसरा पिगमेंट भी होता है। हम लोग घास नहीं खा सकते, क्यों? क्योंकि घास में पाया जाता है सेलुलोज नाम का कार्बन, स्टार्च नहीं पाया जाता। और हमारे पेट में जो एंजाइम बनते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। किसको कर सकते हैं? वो स्टार्च को। हम स्टार्च खा सकते हैं, यानी आलू चावल मक्का खा सकते हैं, हम पत्ते नहीं खा सकते। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनमें सेलुलोज होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा सेलुलोज क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि हमारे पास एंजाइम नहीं उसको डाइजेस्ट करने। ठीक है, अजी एपिडेमिक होता है ना बॉडी में, वो कर सकता है सेलुलोज का। एपिडेमिक जो बॉडी में प्रेजेंट होता है वो सेलुलोज का डाइजेशन करता है। क्या प्रेजेंट? एपिडेमिक एपिडेमिक तो बीमारी को बड़े क्षेत्र में फैलना है, जैसे कोरोना वायरस फैल गया। पैंडेमिक होता है मतलब बड़े क्षेत्र में एपिडेमिक, पूरी दुनिया में पैंडेमिक। एक होता है एंडेमिक, सीमित क्षेत्र में। तुम बायोलॉजी वाले मत बताओ। क्या कह रहा था? समझ में नहीं आया, टाइप कर देना ना, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहा है। खैर, तो मैं दूसरी चीज और जो पढ़ाना चाह रहा था, मैं सेलुलोज इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था। तो इसके लिए पहले स्ट्रक्चर देखना। ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर ऑलरेडी कई बार बना चुका हूं, फिर से बना। ये इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? ओपन चेन। ध्यान देना, अच्छे से रट के जाना। ऊपर CHO लगाना है, नीचे नहीं लगाना, नीचे CH2OH। दिस इज द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। तो ये आपने कैसे लिख दिया मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन? हमें देखो ना, इसमें एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन। इन दोनों पे ऑक्सीजन तो एक ही है, सारे कार्बन। दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सब पे एक ही है। हाइड्रोजन गिनो, इस पर एक हाइड्रोजन, इन पे सब पे दो हाइड्रोजन, और इसमें 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन है उतनी ज्यादा रिड्यूस्ड स्टेट, और जितनी कम हाइड्रोजन उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। तो ये मोस्ट रिड्यूस्ड कार्बन। इसको उल्टा लिख सकते थे क्या? ऊपर लिख देते इसको ऐसा उल्टा, तो लिखने में क्या आता है? कैसे भी लिख दो, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था फिशर। उसने ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को लिखने का एक तरीका बताया, उसे फिशर प्रोजेक्शन कहते। उसने कहा इस ग्लूकोज को आप ऐसे लिखो। इसमें क्या तरीका होता है कि वो कहता है किसी भी कार्बन को आप दिखाओ, कार्बन को एक प्लस के साइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से दिखाओ। आप कहीं सर आप कह रहे थे किसी भी कार्बन को मत दिखाओ, लेकिन आपने ये वाला कार्बन वो वाला कार्बन तो लिखा हुआ है। सुनो, उसने बोला था किसी भी कायरल कार्बन को मत। अब ये ग्लूकोज बना है, इसमें ये कार्बन कायरल है। कायरल मतलब इसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग चीज से जुड़ी। ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल। तो पेपर में क्वेश्चन आता है ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन? 4। फ्रक्टोज में देखोगे 3। ये बगल में मैं फ्रक्टोज बना। ये हमारा फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज में आप देख सकते हैं केवल ये 3 कार्बन का है, इसमें 4 कार्बन का है। ये हमारा फ्रक्टोज है। इन दोनों का फार्मूला है। एक और चीजों में इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि फिशर भैया ने बोला था, ये फिशर प्रोजेक्शन कहलाते हैं। ये फिशर प्रोजेक्शन कहलाते हैं। उन्होंने ये बोला था कि फिशर प्रोजेक्शन आप कैसे बनाएंगे, किसी भी कायरल कार्बन को नहीं देखें, बाकी कार्बन आप दिखा सकते। कायरल कार्बन को ऐसे प्लस साइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से। दूसरी बात, वर्टिकल लाइन एक लेंगे फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल खींचेंगे। तीसरी बात, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप पे होना चाहिए और लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन बॉटम पे। वही अपन ने किया था ऐसा सिस्टम। ये इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, और वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज। अभी क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी अपन बनाएंगे, रिंग वाली भी, उन पे क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूं। तो क्या आपको इस कंपाउंड के अंदर अल्कोहल ग्रुप दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, OH। अच्छा, एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहे हैं? इसमें है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में कीटोन, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन। अच्छा, इसमें ये वाला जो OH है, ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? 1 डिग्री। ये प्राइमरी कार्बन, वो कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा है। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, ये ऊपर भी कार्बन जुड़ा है, नीचे भी कार्बन जुड़ा है, ये 2 डिग्री का। तो ये जो OH ग्रुप है, ये सबके सब 2 डिग्री है, और ये वाला कैसा है? 1 डिग्री। तो आप क्या कहोगे कि ग्लूकोज में एक 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप होता है, और 1 2 3 4 2 डिग्री अल्कोहल। ये सब पूछने वाले क्वेश्चन। कितना 1 डिग्री है? 1। 2 डिग्री कितने? 4। स्ट्रक्चर से पता पड़ रहा है। एक एल्डिहाइड ग्रुप है। फ्रक्टोज में बताओगे? ये 1 डिग्री, ये नीचे वाला भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये तो खैर अल्कोहल है ही नहीं, कीटोन है। तो फ्रक्टोज में 3 2 डिग्री और 2 1 डिग्री और एक कीटोन। कायरल कार्बन इसमें 4 है, उसमें 3। ये ऑब्जेक्टिव बनेंगे छोटे। अब देखो यार, किसी भी चीज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो उसमें लगे हुए फंक्शनल ग्रुप की वजह से। इसकी वजह से फंक्शनल। इसमें मुझे अगर ग्लूकोज की बात करूं, हमारे सिलेबस में ग्लूकोज ही दिया हुआ है केवल, एनसीईआरटी में फ्रक्टोज की बात नहीं करेंगे। तो ग्लूकोज में मुझे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं? एक तो एल्डिहाइड और बाकी अल्कोहल। तो ये अल्कोहल की प्रॉपर्टीज देगा और एल्डिहाइड। अब अल्कोहल की रिएक्शंस आप लोगों ने शाम को पढ़ी एक्स्ट्रा क्लासेस में, काफी सारी पढ़ी होंगी, उनमें से कुछ याद है। जैसे अल्कोहल की रिएक्शन अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से कराई जाए, किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड, या किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से कराई। कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव मतलब एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड या एस्टर। साइनेट को नहीं लेंगे, इनमें से किसी से भी कराई जाए, एस्टर को भी छोड़ दो। तो अल्कोहल की रिएक्शन जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से या एसिड एनहाइड्राइड से या एसिड क्लोराइड वगैरह से कराई जाती है, तो एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर। ठीक है, तो अब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात। और तो शाम की क्लास में जो पढ़ा है उसके अलावा भी मैंने आपको पीओसी पढ़ा दिया था। पीओसी में फंक्शन ग्रुप चेक कर रहे हैं, पढ़ने सीखे सारी बातें यहां पर आई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। इसमें नंबर 1, क्या ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है? यस सर। अब याद दिलाओ, मैंने एल्डिहाइड ग्रुप के कौन कौन से टेस्ट लिखवाए थे पीओसी में?
पॉलीस्टेराइड, वो शिफिक्स टेस्ट, पैरारोक्लाइन, एक टॉलरेंस टेस्ट था, 24 DNP, एक फेहलिंग टेस्ट था, एक बेनेडिक्ट था, एक शिफ रिएजेंट था और एक 24 DNP था। पर दिक्कत है कि 24 DNP कीटोन भी देता है, खैर ये भी देता है। तो सीधी सी बात है, 24 DNP टेस्ट देगा, रिएक्शन करेगा। दूसरी बात, फेहलिंग टेस्ट देगा। तीसरी बात, बेनेडिक्ट टेस्ट ये भी देगा। चौथी बात, शिफ्ट टेस्ट ये भी। और सबसे बड़ा टॉलेंट टेस्ट। अच्छा, एक आयोडोफॉर्म टेस्ट और फॉर्मेलिटी, पर आयोडोफॉर्म टेस्ट वो होता है जिसमें CH3CO ग्रुप हो, इसमें CH3CO ग्रुप नहीं होता, ना एल्डिहाइड ना फ्रक्टोज में ना इसमें। तो अगर अपन छठवीं बात करें, कौन सा बोल रहे थे भाई साहब आप लोग? आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये नहीं देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं। सर रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? आ रहा है सब पे। नहीं सिर्फ है 48। नहीं फैलिंग और टॉलरेंस, फैलिंग और टॉलरेंस एनसीईआरटी में लिखा। ये जो चारों रिएजेंट लिखे 2, 3, 4, 5 ये सब के सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये जिस भी चीज का रिएक्शन करेंगे उसको क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज। अब समझिए इसका। ये ग्लूकोज को शॉर्ट में लिखने का तरीका, CHOH 4 बार है तो ब्रैकेट में बंद करके नीचे होल 4 लगा। पर ध्यान रखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में ऊपर से तीसरे कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट हैंड पे, बाकी सारों में राइट हैंड पे। ये ध्यान रखना, मैंने दोनों स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, बनाए हुए तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट बनाना हमेशा। हाँ दोनों, बाकी OH सारे राइट पे बनाए हुए, इस पे ध्यान दिला दे रहा हूँ। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों, ये बदल दोगे तो ग्लूकोज नहीं कराएगा, कहीं ग्लूकोज हो जाएगा, कहीं एलोज हो जाएगा, कहीं एल्ड्रोज हो जाएगा, कहीं मैनोज हो जाएगा। ये सब भी आपके C6H12O6 होते हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज प्लस में मैंने मिलाया इसमें फेहलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट या कुछ। मुझे बताओ मैंने क्या बोला? फेहलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग। जो चीज ऑक्सीडाइजिंग होती है वो खुद रिड्यूस हो जाता है, तो इट विल गेट रिड्यूस्ड एंड इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। या यूं कह सकते हैं, ये मेरा फेहलिंग सॉल्यूशन कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसको मैं क्या बोलूंगा फिर? ग्लूकोज को रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। यानी इस रिएक्शन में प्लीज सुनिएगा, ये जो ग्लूकोज है इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और फेहलिंग सॉल्यूशन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। फेहलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन फेहलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन खुद हो रहा है, ये करवा रहा है, ग्लूकोज करवा रहा है। ग्लूकोज फेहलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन करवा रहा है, तो इसलिए हम ग्लूकोज को बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेहलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शिफ्ट रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, इन सब का क्या करा दें? रिडक्शन का। वैसे बेसिकली फेहलिंग लेके बता देते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन होगी तो फेहलिंग सॉल्यूशन तो क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है, मैंने आपको बताया था। रेड पीपीटी आता है, ब्रिक रेड, टेस्ट में पढ़ा चुका हूं, क्योंकि ये रिड्यूस हो। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में Cu होता है एक्टिव प्रिंसिपल, एक्टिव प्रिंसिपल क्यूप्रिक ऑक्साइड का। यहाँ कॉपर पे +2 चार्ज, अब कैसा रहेगा? यहाँ पे +1 क्यूप्रस हो गया।
+1 रह गया, चार्ज कम हो गया मतलब इसका रिडक्शन है। ये तो रिड्यूस हो गया, इस बेचारे का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसके साथ क्या होगा, इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। एक यूनिवर्सल चीज आप लोग याद रख लीजिए, पेज के टॉप पर नहीं लिख लेना, जब हम एल्केन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्कोहल बनते हैं, जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनते हैं, और जब कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में आप करा सकते हैं रिडक्शन, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार करवाएंगे ये लाइन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेडॉक्स रेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब यहाँ मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप था और मुझे पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो अभी ग्लूकोज तो नहीं कहलाएगा, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। दिस इज योर ग्लूकोनिक एसिड, जो ग्लूकोज से बना, ग्लूकोज से बनने वाला एसिड। अच्छा मैंने आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ाई, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन का, उसमें भी ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा, उसको भी ऑक्सीडाइज करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन कराएंगे, बिल्कुल होगा ऑक्सीडाइज, वो भी COOH बन जाएगा, उसको फिर बोलोगे ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरॉल्डिहाइड से बना तो ग्लिसरिक एसिड, ऐसे नाम दे देते हैं यार, कॉमन नेम है ये, ठीक है। तो ये अपने 5-6 की केमिकल रिएक्शन देखी, ये मैंने फेलिंग बेनेडिक्ट याद इसकी रिएक्शन बता दी। और देखते हैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ग्लूकोसाजोन बनाने वाला, ओसाजोन वाला, एनसीईआरटी में एग्जाम बना ऑक्सीजन। हाँ वो है, तो फिर HCl डाल के वो साइनोहाइड्रेट, वो कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस। अपने टेस्ट पे उसका स्ट्रक्चर पूछ लिया, किसका, ऑक्सीजन का, हाँ ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बता। ज्यादा कंफ्यूजन जो OH ग्रुप में होती है, कौन कहाँ पे प्लेस में होगा। यार इसमें तो नहीं ग्लूकोसाजोन, चलो वो केवल ऑक्सीजन बना है, ग्लूकोसाजोन उससे भी आगे निकला, वो नहीं दिया उसको। अच्छा ये जो सबके सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और मुझे एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग आ रहा है ब्रोमीन वाटर, Br2H, ब्रोमीन वाटर। तो आप इनके अलावा ये भी ले सकते, ये भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा, ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में 5 लोग बदल सकते हैं, फेलिंग, बेनेडिक्ट, शिफ्ट, टॉलेंट और ब्रोमीन वाटर। एरो पे इन 5 में से कुछ भी लिखा होगा, आप समझ जाना क्या बन रहा है, ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, ठीक है। ये डन, ये चारों 5 कैसे थे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। अब अगर मैं बात करूं 5-6 पॉइंट, 7वां है, 7वां है ना, ऑक्सीडेशन बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO। अब मान लो मैं नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज करूं, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट बनाओ, मुझे ना कब मना, मैंने कहा बोला एसिड से तो वो देखो ये हमारा ग्लूकोज, जब हम इसमें एरो पे माइल्ड ऑक्सीडेशन लिखेंगे फेलिंग सॉल्यूशन, तो ये ऊपर वाला एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। अभी जो बात करी ये ग्लूकोनिक एसिड, लेकिन अगर आपने इस पे HNO3 लिख दिया
तो HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऊपर वाले एल्डिहाइड ग्रुप को तो ऑक्सीडाइज करेगी, नीचे वाले कार्बन को भी ऑक्सीडाइज और इसको भी एसिड ग्रुप में बदल। ये हमारा सैकरिक एसिड। तो ग्लूकोज हो चाहे आपका ग्लूकोनिक एसिड बन गया हो बीच में, उसका भी अगर आप ऑक्सीडेशन HNO3 से कराएंगे तो वो भी क्या बनाएगा, सैकरिक एसिड। मतलब ऊपर का ऑक्सीडाइज हो गया, नीचे का भी हो जाएगा सैकरिक एसिड। ग्लूकोज में सीधे दोनों हो जाएंगे, बीच वाले कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं होते। सेकेंडरी कार्बन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, और टर्शियरी तो वही तो होते हैं। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते नहीं, सेकेंडरी तो फिर भी हो जाते हैं, प्राइमरी को होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल तो इसलिए ऑक्सीडाइज होते हैं, तो सैकरिक एसिड बनता है। इसमें अल्कोहल ग्रुप है कितने हैं, 5। उसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन या उसके डेरिवेटिव्स। आपने इस तरह आपने 2 डेरिवेटिव छोड़ दिए, एमाइड नहीं लिया आपने और एस्टर नहीं लिया। एस्टर और एमाइड की रिएक्टिविटी काफी कम है, इसलिए उनको हम रिएक्शन में यूज नहीं करेंगे, वो भी यही बता रहा। तो यहां क्या होता है, इस बात को रट लो, ड्यू टू रिएक्शन विद एल्कोहल ग्रुप। याद रखें, एल्कोहल की रिएक्शन कभी भी एसिड से कराओगे, एस्टर्स आर फॉर्म, एस्टर्स आर फॉर्म। अब ये मेरा ग्लूकोज है, अब जरा मैं इसका ओरिएंटेशन नहीं दिखा रहा हूं, तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट पे होता है वो नहीं दिखा रहा हूं मैं। अब इसकी रिएक्शन मान लीजिए मैंने किसी एसिड क्लोराइड से करा, CH3COCl। आपके एनसीआर में एसिड एनाइड्राइड से कराइए, कोई बात नहीं, किसी से भी करा दो। ब्लू कलर ले लो, रेड देख नहीं रहा होगा, इससे करा। तो देखिए क्या होगा, ये जितने भी एल्कोहल लगे सबका H निकल जाए, क्या H, और वो यहां पे लगे नेगेटिव पार्ट से जुड़ जाए। कौन लगाया नेगेटिव, Cl। तो यहां पे 5 HCl बन गए। लेकिन रुको, इसमें H में ब्लैक कलर से बना, समझ गए क्यों? ये पता पड़ेगा H एल्कोहल में से आ रहा है और Cl यहां से आ रहा है। अब बचा हुआ हिस्सा क्या है, यहां बचा हुआ हिस्सा ये, सब ऑक्सीजन का H निकल, यहां पर आकर ये जुड़ेगा CH3CO, OCCH3, और इस तरफ से मुंह करके जोड़ दिया OCCH3, मतलब CH3CO, OCCH3, OCCH3, OCCH3। अब अगर आप देखो तो फंक्शन कौन सा दिख रहा है, COO एस्टर होता है। ऐसे लिखने की वजह ऐसे लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है? तो ये बन गया, इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये जो ग्रुप होता है इसको एसीटेट ग्रुप है, मतलब ये तो क्या एसिटाइल ग्रुप है। एसिटाइल ग्रुप जब जुड़ जाता है तो इतने पूरे को एसीटेट, CH3 को एसीटेट, तो 5 जुड़े, यानी यहां पे 5 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 5 मॉलिक्यूल रिएक्शन? क्योंकि 5 OH ग्रुप। ये मेरा कंपाउंड एसिटिल क्लोराइड है और ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हमारा बना। ये एस्टर है, ये एक तरह का
एस्टर, CH3 C डबल ग्रुप लगा, C डबल ग्रुप हमारा क्या होता है एस्टर। तो ग्लूकोज की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड डेरिवेटिव से कराने पर पेंटा एस्टर बनते हैं। कैसे एस्टर? पेंटा, 5 एस्टर ग्रुप। मैंने यहाँ CH3 लगा रखा, ये यहाँ CH3 था, आप कुछ और लगा C2H5 C3H7 आपकी मर्जी, आप कर सकते। क्यों जुड़ रहे हैं 5? मतलब पेपर में क्वेश्चन आएगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ कितने एसिडिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करेंगे या कितने एसिडिक एसिड हैलाइड रिएक्शन करेंगे? आंसर 5, क्योंकि उसमें 5 एल्कोहल, ये एल्कोहल ग्रुप की पहचान है। अब अल्डिहाइड ग्रुप की पहचान कैसे करें? एक तरीका तो आप ही लोगों ने बता दिया था मुझे, 2,4-DNP। एक दो तरीके और जो एल्डिहाइड ग्रुप को प्रूव करते हैं कि है। Reaction with hydroxyl amine oximes are obtained by CHO group। एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से ऑक्सिम्स बने। इस चीज को आप हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। हाइड्रोक्सिल यानी OH, अमीन मतलब NH। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल अमीन के 2 हाइड्रोजन आओ पानी बना, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके पानी बना के निकल जाते। अब क्या बचा? यहां CH बचा, CHOH होल 4 बचा, CH2OH बचा। ध्यान से देखें, क्या इस रिएक्शन में OH ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है? कौन? नहीं OH ग्रुप में इन्वॉल्व। उधर से ऑक्सीजन निकली, अब उधर से ऑक्सीजन निकली तो कार्बन की 2 वैलेंसी खाली होगी, और इधर से 2 हाइड्रोजन निकल गए तो नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खाली होगी। तो नाइट्रोजन यहाँ आके डबल बॉन्ड बना के जुड़ जाए। इस चीज का नाम होता है ऑक्सीजन। ये वाला फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन कहलाता है। CH डबल बॉन्ड NOH, एल्डोक्सिन। एल्डोक्सिन क्यों? एल्डिहाइड से बना। फ्रक्टोज में भी ये रिएक्शन होती है पर उसको कीटोक्सिन कहते हैं क्योंकि इसमें कीटोन मिलता है, उसका भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन निकलेगा, तो ये एल्डोक्सिन बना। ये ऑक्सीजन, इसमें क्या है? अच्छा, अब तो बना लेंगे क्या? ऊपर का वो हटा के NOH लगा देंगे। नहीं, वो सब पता था, वो OH ने गड़बड़ी कर दी। इधर इधर इन्होंने भी कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग लगाते हैं। हो गया? 10वीं रिएक्शन है रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। HCN के साथ, HCN के साथ जो रिएक्शन होती है वो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन टू गिव साइनोहाइड्रिन। ये मैं जो पढ़ा रहा हूं ये ग्लूकोज की रिएक्शन नहीं है बेटा, ये सब एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन। तो दुनिया में जितने भी एल्डिहाइड होते हैं सब देंगे इस रिएक्शन। तो जब एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ाएंगे तो आनी है, ठीक है? चूंकि अभी हमने एल्डिहाइड पढ़ा नहीं है, बायोमोलिक्यूल आपकी शीट में लास्ट में। अगर एल्डिहाइड कीटोन सब पढ़ चुके होते हैं मॉर्निंग केमिस्ट्री, तो बायोमोलिक्यूल मुझे एक शब्द पढ़ाना नहीं होता, सारा कुछ पहले आ चुका होता है, ठीक है ना? तो ये साइनोहाइड्रिन। अब ये एल्डिहाइड है, प्लस में आपने HCN लिया। अब क्या होगा? पिछली रिएक्शन में पानी का मॉलिक्यूल निकल गया था, जब कोई चीज निकल गई तो एडिशन नहीं करती। अभी क्या होगा आपका? क्या ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है? डबल बॉन्ड में सिग्मा एक पाई होता है, तो पाई बॉन्ड खुल जाता है। पाई बॉन्ड खुल जाएगा तो एक बैलेंस से ऑक्सीजन के खाली, एक कार्बन की खाली। अब ऑक्सीजन कैसी नेचर का एलिमेंट है? नेगेटिव नेचर।
तो वो कैसी चीज को खींचेगा? पॉजिटिव। अब HCl में पॉजिटिव कौन? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ आके लग जाएगा और बाकी बचा CN यहाँ आके लग जाएगा। जब एक ही कार्बन पर OH ग्रुप और साइनाइड ग्रुप दोनों होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को साइनोहाइड्रिन, हाइड्रिन मतलब OH, हाइड्रोक्सिल हाइड्रिन OH, और साइनो मतलब CN, तो साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। तो ये ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन बन, इसका साइनोहाइड्रिन ग्लूकोज का। ये रिएक्शन फ्रक्टोज में कराओगे तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, उसमें कीटोन ग्रुप खुल जाएगा। ये रिएक्शन अगर आप एसिटाल्डिहाइड से कराओगे, जनरल एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। एसीटोन से कराओगे तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड से कराओगे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। राइबोज से कराओगे राइबोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। डीऑक्सीराइबोज से कराओगे डीऑक्सीराइबोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। रिएक्शन का पैटर्न ऐसे कार्बन राइबोज में 5 कर देना, 4 6 की जगह ये है। 11वीं रिएक्शन है रिडक्शन विद रेड P+HI और Zn-Hg+HCl। अच्छा, अभी मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीरीज बताई, उल्टे में चलो। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से क्या बताया? एल्डिहाइड के रिडक्शन से एल्कोहल, एल्कोहल के रिडक्शन से एल्कीन, ऐसे ही। और इसके लिए आपको माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे। कहीं आपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया तो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे वो एल्कोहल हो, सबके सब सीधे लास्ट वाली चीज यानी एल्केन में बदल। हाँ, सबका खेल खत्म, सब एल्केन। अब ये दोनों भयंकर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, तो सीधी सी बात है, अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और फिर आपने ग्लूकोज का रिडक्शन इनसे करा दिया, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन जुड़ना या ऑक्सीजन निकलना या दोनों काम। तो यहां जितने ऑक्सीजन है बेटा सब गायब हो जाए, सब निकल जाएंगे और सब जगह क्या जुड़ जाएगी? हाइड्रोजन। ये हमारी नेसेंट हाइड्रोजन कहां से आ रही है? ये रेड P+HI में, इसमें से निकल के आ रही है। सारे ऑक्सीजन निकल जाएंगे और उनकी जगह हाइड्रोजन, ऊपर बन जाएगा CH3, डबल बॉन्ड था ना यहाँ पे ऑक्सीजन का, 2 वैलेंसी खाली होगी तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ ये OH पूरा निकल जाएगा, उसके लिए एक हाइड्रोजन जुड़े, तो CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 और लास्ट वाला CH2, सीधे आपका एल्केन बन गया। इसका नाम है N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, प्लस में 6H2, टोटल 6 दूनी 12 हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़े, 2 3 4 5 6 और 2 8 20 हाइड्रोजन लग गए। अभी बैलेंस कर लेना, बैलेंस करना जरूरी है, वैसे पानी बनेगा ये चीज। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, ये बात याद हो सकता है इस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो ना आए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो पूछी जाती है। ये इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि अगर ग्लूकोज को मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर मान तो इस रिएक्शन के बाद साइक्लोहेक्सेन बनता है, साइक्लो रिंग वाला, पर यहां तो क्या बन रहा है? ओपन चेन हेन हेक्सेन। इसका मतलब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी कैसे होनी चाहिए? ओपन। एक रिएक्शन में अल्कोहल से एल्केन बनाया तो उस पे रेड लिख दिया, तो रेड फास्फोरस होगा, गलती से राइट नहीं हुआ, रेड फास्फोरस प्लस H, अकेला रेड फास्फोरस। अरे वो रेड लिखा, वो रिडक्शन कह रहा हूं, केवल रेड लिखा था तो रिडक्शन।
वही सारे रिएक्शन बता दिए मैंने। Yes, sir. तो वो ZNH का अमलगम था ना? हाँ अमलगम। एक काम और करना, मैं एक रिएक्शन और पढ़ा रहा हूँ आपको। इसमें तो नहीं दी, पर मुझे लगता है आएगी। ग्यारह होगी ना 12वीं रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन या रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। बिस्फेनाइल हाइड्रोजन आर obtained, मतलब सॉरी बिस्फेनाइल हाइड्रोजोन आर obtained which are also called ओसाजोन। इनको अपन ओसाजोन भी कहते हैं। ये क्या चीज है? ये ग्लूकोज है। अच्छा अब ध्यान से देखना बेटा, इस चीज को हम हाइड्राजीन कहते हैं। ये मैं आपको 2,4 DNP टेस्ट में बता चुका हूं। Yes, sir. इस चीज को अपन हाइड्राजीन कहते हैं। हाइड्रोजन, इसका एक H हटा के यहां बेंजीन में जोड़, ये हमारी बन गई फिनाइल हाइड्रोजन। और इस फिनाइल हाइड्रोजन में बेंजीन पर 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा दे तो 2,4 DNP बनता है। इसमें तो पता चला रिएक्शन में क्या होगा, कुछ ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बन के जुड़ के निकल जाएंगे। CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C6H5। मैंने बेंजीन को शॉर्ट में C6H5 लिखा। नीचे हमारा क्या बचा है CHOH 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 CH2OH। ये मेरी बन गई फिनाइल हाइड्रोजोन। फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराए तो क्या बन गया फिनाइल हाइड्रोजोन। लेकिन कहानी भी खत्म नहीं। इसके बाद एक और फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन कर, एक और फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन करती है। अब क्या कमाल होता है भाई साहब, यहां से दोनों हाइड्रोजन निकलते हैं। सेकंड कार्बन है ना ऊपर से, इसके दोनों हाइड्रोजन निकल जाए तो इस कार्बन की एक वैलेंस खाली, इसकी एक वैलेंस खाली, तो एक कीटोन बन जाएगा। ऊपर जो जुड़ा है जुड़ा रहेगा। ये वाला कार्बन C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, बाकी जो जैसा लगा वैसा ही। अब जो दो हाइड्रोजन निकले वो क्या करें, इसमें की जो फिनाइल हाइड्रोजन उसमें बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, यहां से टूट जाएगा तो एक टुकड़ा NH2 बचेगा और एक NH बचेगा। दोनों पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो प्लस में एक तो ये चीज बन जाएगी और एक NH3 बन जाएगी।
इसको अपन एनिलिन कहते हैं। अब जरा देखो, इसमें फिर से सी डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप आ गया। यस सर, अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे भी अल्डिहाइड के, तो एक कीटोन ग्रुप है, मैं भी करूंगा। तो अब एक बार और रिएक्शन, क्यों हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन बहुत, अब एक बार और रिएक्शन होगी, फिर से फिनाइल हाइड्रोजन आएगा, फिर से ये ऑक्सीजन निकलेगा और यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, और ऐसे ये ग्रुप यहां जुड़ जाएगा। तो ऊपर तो जुड़े हुआ है, यहां और ये खेल होता है, पर यहां CH नहीं रहेगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C6H5, नीचे हमारे CHOH CHOH 4 5 और छठवां CH2OH। शॉर्ट में लिखो CHOH 3 बार, फिर CH2OH, ये चीज। अब इसमें 2 बार फिनाइल हाइड्रोजन बनी, इस कंपाउंड का नाम होता है ओसाजोन। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, कितने हाइड्रोजन जुड़े, 2। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज से ओसाजोन बनते टाइम कितने फिनाइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज हुए। तो आंसर 2 नहीं है, आंसर 3 है, तो बीच में ये भी इस्तेमाल हुआ। ये फेवरेट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज से ओसाजोन बनते में कितने फिनाइल हाइड्रोजन यूज हुए। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, समझ रहे हैं घर वाले लोग भी। 3 फिनाइल हाइड्रोजन यूज हुए, सॉरी फिनाइल हाइड्रोजन। इसमें काम करना, अपन माइल्ड ऑक्सीडेटिंग वाले टेस्ट लिखवाए थे ना, उसमें शिफ्ट के साथ ग्लूकोज रिएक्शन नहीं, शिफ्ट टेस्ट का टॉलेंट करता है, फैलिंग करता है, ब्लाइंडिंग शिफ्ट के साथ। शिफ्ट वाले में आगे क्रॉस लगा, अच्छा करता नहीं है रिएक्शन नहीं। ये पूछेगा ना किससे करता है किससे नहीं करता, थोड़ा आपका एंजाइटी में नहीं दिए रिएक्शन पर क्वेश्चन आया हुआ देखा मैंने बोर्ड एग्जाम में, इसमें बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, अब अपन बात करेंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। एक ओपन चेन स्ट्रक्चर तो दिखा दी, अपन बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। अल्फा बीटा क्या होता है वो समझो। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज की भी है, दोनों देखेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को 2 तरह से डायग्राम बनाते हैं। एक कहलाती है हेमी एसिकल स्ट्रक्चर, हेमी एसिकल स्ट्रक्चर। अभी क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा एल्डिहाइड वाले चैप्टर में जाना पड़ता है। एक बार फिर याद दिला रहा हूं, क्या ये कोई एल्डिहाइड है? यस सर,
अगर किसी अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन किसी एल्कोहल से कराओ, किससे कराओ? एल्कोहल से, तो ये पाई बॉन्ड खुल जाता है। एल्कोहल का जो H है, OH का H, ये यहां से निकल के इधर लग जाए, यानी इधर OH बना। अब क्या बचेगा? वो कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा उस। एक ईथर ग्रुप है, एक एल्कोहल, इसको कहते हैं हेमी, यानी आधा, हेमी एसिटल। फिर इसकी एक बार और रिएक्शन होती है एल्कोहल से, यहां भी ईथर ग्रुप लगता है, वो एसिटल कहलाता है। ये एक बार बताया था, अभी हेमी एसिटल पढ़ना है, वहीं तक बात है। ये हेमी एसिटल है। तो हेमी एसिटल ग्रुप, हेमी एसिटल कब बनता है? जब अल्डिहाइड की रिएक्शन एल्कोहल से होती है, तब हेमी एसिटल बनता है। अब मुझे देखो, अगर मुझे ऐसा लग रहा है ग्लूकोज में तो दोनों ही भाई लोग हैं, अल्डिहाइड भी और एल्कोहल भी, तो क्यों ना रिएक्शन कर जाए। ये दिमाग लगाया साइंटिस्ट लोगों ने कि ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड भी और एल्कोहल भी, तो दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा यानी मॉलिक्यूल के अंदर, इंटर यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल। तो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कैसे बनती है ग्लूकोज की? CH डबल बॉन्ड हो, अभी लिखना मत, सिर्फ समझ लो। दूसरे कार्बन का तो OH इधर ही होता है, तीसरे का अपोजिट साइड होता है, ऐसी बात नहीं। ये इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है और ये 5 एल्कोहल। मैंने कहा अल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप आपस में रिएक्शन करके हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 5-5 OH। तो इस अल्डिहाइड के समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस OH से करूं रिएक्शन की, इस OH से करूं कि इस OH से करूं कि इससे करूं कि इससे करूं। 5-5 लड्डू रखे, ये लड्डू खाऊंगी, वो खाऊंगी, वो खाऊंगी, वो खाऊंगी, कौन सा आसान? तो सबसे बगल वाला नहीं, क्योंकि जैसे ही इससे रिएक्शन करेगा बेटा, एक रिंग बन जाएगी, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर ऐसे जुड़ जाएंगे आपस। अब रिंग के मामले में आपको जिंदगी में हमेशा याद रखना है, जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, 3 कार्बन की रिंग अनस्टेबल होती है, 4 की थोड़ी ज्यादा, 5 की और ज्यादा, 6 कार्बन की रिंग सबसे ज्यादा, 7 की और कम। मतलब ऐसा नहीं कि 7 की और ज्यादा, 6 कार्बन की रिंग हाईएस्ट स्टेबल। ये अपन और आगे पढ़ते भी रहेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस और वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, ये सब चक्कर आते हैं। तो अब देखो बेटा, अगर ये इसी वाले OH से रिएक्शन कर जाए तो 1 2 3 कार्बन की चेन बने, यानी 3 एटम की, सॉरी नॉट कार्बन, एटम। इससे करेगा तो 4 की, इससे करेगा तो 5 की, इससे करेगा तो 6। तो ये पहले नंबर का कार्बन, याद रखें, हमेशा 5वें नंबर के कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा। ये कंपलसरी है ताकि स्टेबल रिंग बने। नंबर दे दें, ये IUPAC नॉमिनेचर के नंबर नहीं, जनरल नंबर दे। तो समझिए क्या होगा, ध्यान से देखना, जल्दीबाजी नहीं। ये 5वें कार्बन का जो OH है, मैं भूल गया, हेमी एसिटल बनते टाइम क्या होता था, एल्कोहल का H निकलता था। ये O और ये H, मैंने कलर बना दिया ताकि समझ में। ये पाई बॉन्ड खुलेगा, लिखना मत कुछ भी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी।
ये H इधर जाने वाला है, ये H जो है ग्रीन वाला, ये यहां से निकल के वहां, ऑक्सीजन यही, ऑक्सीजन भी नहीं था, H ही तो निकलता हुआ बताया था मैंने। अब मेरे को दिख रहा है कि इस ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली और इधर इस कार्बन की वैलेंसी खाली, तो इन दोनों को जोड़ना है बेटा, कैसे रिंग बनानी पड़ेगी, तो रिंग बनानी चाहिए, लेकिन इसको रिंग नहीं बनाते, इसमें क्या करते हैं, मतलब अलग स्टाइल से लिखते, बड़ा गंदा सा स्टाइल पर कर देते हैं। बॉन्ड को इधर ले आते हैं सबको, और ये मेरा रेड वाला ऑक्सीजन, ठीक है, नहीं बना रहा रिंग तो ऐसे, ये कहलाती है हेमी एसिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसमें देखो ये बन गया H और ये ईथर, ईथर बन गया, एक एल्कोहल बन गया, एक ईथर बन गया, तो हेमी एसिकल स्ट्रक्चर ग्लूकोज की कहलाता है। ऐसी फ्रक्टोज में भी होता है। अगर इसमें एटम गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 एटम की रिंग, लेकिन फ्रक्टोज में बनती है 5 एटम, उसमें ऊपर नहीं होता ना एल्डिहाइड, सेकंड नंबर पे होता है, तो वहां 2 और 5 के बीच में रिएक्शन, यहाँ किसके बीच में, 1 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में रिएक्शन। अब इसमें एक दिक्कत, इसमें दिक्कत क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन होता है, कार्बन में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp2 हाइब्रिडेशन जिस चीज में होता है प्लेनर होता है, तो ये प्लेनर होता है, तो प्लेनर होता है तो इसमें जो H जुड़ने आ रहा है या अटैक हो रहा है वो दोनों तरफ से हो सकता है, इस तरफ से भी और इस तरफ से, यानी इसकी स्ट्रक्चर ऐसी भी हो सकती है। तीसरे कार्बन पे तो H इधर, चौथे पे इधर, 5 पे कुछ है नहीं, 5 पे कुछ है नहीं, 5 पे तो ऑक्सीजन अंदर आ गया, H हमारा हरा वाला। अब ये भी ग्लूकोज है और ये भी, ये ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडेशन है, तो इस तरफ से भी जुड़ सकता है वो H और उस तरफ से भी जुड़ सकता है। जब इधर ही जुड़ा है H, मतलब OH इसी साइड पे, यानी ऊपर वाले दोनों OH सेम साइड पे, तो इसको अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। आगे अल्फा का मतलब समझ, और ये वाला कहलाता है बीटा डी ग्लूकोज। हेमी एसिकल स्ट्रक्चर्स, इसमें उसके लिए प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, वो मैंने अभी नहीं बताया, मुझे नहीं बताना, अगर आपको वो भी बताना है तो प्लस या माइनस लगा। अभी मैंने इसमें 2 ही चीजें बताई, कन्फिगरेशन इसका डी है, क्यों, नीचे वाले OH सेम साइड पे, ईथर वाला ऑक्सीजन और OH सेम साइड पे होगा, नीचे वाले OH दोनों सेम साइड, तो डी अभी भी दोनों साइड से, ऑक्सीजन इस साइड, ईथर का मतलब यहाँ पे भी OH इस साइड। अब इसमें ऊपर के कन्फिगरेशन चेंज, ये फर्स्ट कार्बन, इस पे कन्फिगरेशन चेंज, तो जब C1 कार्बन पे कन्फिगरेशन चेंज होता है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स में पहले कार्बन पे अगर कन्फिगरेशन चेंज हो तो ऐसे आइसोमर्स को आपस में एनोमर कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोमर। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर, ये क्वेश्चन है, इनेंशुमन लगाया है, इनेंशुमन तो ऑप्टिकली रोटेशन वाला उल्टा हो गया, प्लस ये कहलाते हैं एनोमर। और अगर दूसरे कार्बन पे डिफरेंट ओरिएंटेशन, अच्छा देखो चेक करो, दूसरे कार्बन पे बिल्कुल सेम दिख रहा है, तीसरे पे सेम दिख रहा है, चौथे पे सेम दिख रहा है, 5वें पे सेम है, 6वें पे सेम है, केवल कहां पे कन्फिगरेशन में अंतर है, फर्स्ट में OH इसका राइट पे, इसमें लेफ्ट पे, समझ गए। तो पहले कार्बन पे अगर डायरेक्शन में कुछ अंतर आ जाए किन्हीं 2 मॉलिक्यूल्स में, बाकी सब कुछ सेम चल रहा तो उन्हें एनोमर कहते हैं। और पहला कार्बन सेम हो
दूसरे तीसरे चौथे पे कोई अंतर आ रहा हो, बाकी किसी पे भी, तो फिर उसे इपीमर कहते हैं। इपीमर, EPIMER, इपीमर। पहले कार्बन पे हो तो एनोमर, दूसरे तीसरे चौथे किसी पे हो तो इपीमर। ये सिस्टम। इसको लिखो, एक छोटी चीज और बता, रिड्यूसिंग शुगर वाली जो बात कर रहे थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर क्यों नहीं चलाएंगे? उन दोनों में क्या अलग है? फंक्शनल ग्रुप, तो आपस में फंक्शनल आइसोमर। ये दोनों भी आइसोमर है, मतलब दोनों स्ट्रक्चर है, पर ये ओरिएंटेशन में अंतर है। तो ऐसे नॉर्मल टाइप के आइसोमर नहीं, इनका स्पेशल नाम एनोमर। अच्छा, ग्लूकोज एक तरह का, सुनना मेरी बात ध्यान से, ग्लूकोज एक तरह का एल्डोहेक्सोज है, समझे ना? एल्डोहेक्सोज मतलब, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन और एल्डो मतलब एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज एक तरह का कीटोहेक्सोज है, कार्बन तो 6 पर कीटोन ग्रुप लगा, कीटोहेक्सोज। ऐसे नाम आ जाए तो आदत हो जाए, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो एल्डो और वो कीटो। अच्छा, ऐसे 5 कार्बन वाला कोई ग्लूकोज, मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट हो 5 कार्बन वाला और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ, जैसे एल्डो पेंटोज बोलो, कीटोन लगाओ तो कीटो पेंटोज बोलो, एल्डिहाइड कीटो ग्रुप पे उसका नाम चाहिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली, बना लो। डेक्सट्रोज भी तो कहते हैं। डेक्सट्रोज अपना ग्लूकोज की दूसरा नाम। हाँ, उसमें लिखाते हैं। हाँ, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या डेक्सट्रिन, डेक्स्ट्रो वो दिखाते हैं, ये वो डेक्स्ट्रो नहीं ऐसे डेक्सट्रोज, मतलब ज्यादातर जो पाया जाता है दुनिया में डेक्स्ट्रो और रोटरी पाया जाता है, उस बेसिस पे डेक्सट्रोज नाम है। सब वो इपीमर कहलाते हैं। इपीमर किसी और कार्बन पे डिफरेंस ओरिएंटेशन एक्सेप्ट C1, एक्सेप्ट C1 तो इपीमर हो गया, EPI। एक छोटी तो अपने डिस्कस तो कर ली, पर मैं लिखवा रहा हूं। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? which reduce Fehling solution and Benedict solution, दोनों सेम ही होते हैं। अब सुनो, मैंने आपको 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट बताए। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड जितने भी हैं दुनिया में, ऑल रिड्यूसिंग, सब रिड्यूसिंग शुगर, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे मैनोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, कोई भी, चाहे राइबोज हो, चाहे डीऑक्सीराइबोज हो, चाहे ग्लिसरॉल्डिहाइड हो, चाहे डायहाइड्रोक्सीएटिन हो, चाहे रेफिनोज हो, जितने भी मोनोसैकेराइड है सबके सब क्या है? रिड्यूसिंग। दूसरी क्या बताए थे? ओलिगोसैकेराइड्स, है ना, ऑल रिड्यूसिंग, ये भी सब रिड्यूसिंग।
एक्सेप्ट एक नहीं, बस ये पेपर में आएगा सुक्रोज। सारे ओलिगोसैकेराइड रिड्यूसिंग, माल्टोज भी है, लैक्टोज भी है जो नाम लिखवाए थे, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा सब है, केवल एक नहीं है, कौन? सुक्रोज। सुक्रोज क्यों नहीं है रिड्यूसिंग, ये आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर से बाद में पता चलेगा, चर्चा अपन करेंगे। पॉलीसैकेराइड जितने भी, कोई सा भी रिड्यूसिंग, नो वन रिड्यूसिंग। पॉलीसैकेराइड जैसे सेलुलोज, स्टार्च, इनके नाम तो सुना दूं मैं, ग्लाइकोजन, इनुलिन, ये सब पॉलीसैकेराइड्स। इनमें से कोई सा भी रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता। मोनोसैकेराइड सारे होते हैं, पॉलीसैकेराइड कोई नहीं होता, ओलिगोसैकेराइड एक को छोड़ के सारे होते हैं, कौन? सुक्रोज। ये अब इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर तो हमने देख ली, हेमी एसिटल नंबर 1 लिखा था। अब नंबर 2 क्या है? वो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन है वही हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ही है, पर वो लिखने का एक तरीका अलग है उसका। उसको कहते हैं हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। क्या? हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। चीज वही है, पर स्ट्रक्चर जरा अलग डिजाइन से बनाएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा ना, इतना लंबा बॉन्ड कौन बनाएगा यार, गंदी बात, अच्छी बात करें। नंबर 2 है हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। जैसे फिशर प्रोजेक्शन पढ़ा था, वैसे हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। इन इट hemiacetal structures are properly shown as cyclic structure। साफ सुथरी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ, उल्टी पीली लंबे लंबे बॉन्ड वाली नहीं बनाओ, उसको अपन कहते हैं हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। क्या करना है इसमें? बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो। एक हेक्सागोनल रिंग बना। सर हेक्सागोनल क्यों बनाए? ग्लूकोज में 6 एटम की तो रिंग बन रही है, अभी गिनवाए, लेकिन उन 6 एटम में से 5 कार्बन थे, 6वां ऑक्सीजन था, ईथर वाला, जो रेड कलर से बना। तो हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बनाने का रूल ये है कि हेक्सागोनल रिंग बनाइए, इस हेक्सागोनल रिंग का आपकी तरफ ये जो बॉन्ड है इसको डार्क कर दीजिए। डार्क क्यों किया? तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट में 3D को बताने का तरीका होता है वेज एंड डैश फॉर्म। तो डार्क कलर मतलब वेज बना, वो 4 कार्बन ऐसे दिखाते थे, वेज यानी आपकी तरफ। ये लाइन मैंने मोटी कर दिया, नहीं आपकी तरफ, मतलब रिंग ऐसे में नहीं है, रिंग ऐसे में आपकी तरफ। अब ये ऊपर और नीचे बना, यहां पे आपको राइट टॉप पे, कहां पे? टॉप पे हमेशा ऑक्सीजन एटम बने, हमेशा ऑक्सीजन एटम टॉप पे बने। सर टॉप तो 2 है, तो राइट पे बनाओ, एक हो तो एक ही पे बना दो, 2 है तो एक कैसे होगा? टॉप 5 कार्बन की रिंग बनाओ, पेंटागोनल में एक ही टॉप है। अभी मैं हेक्सागोनल सिखा रहा हूं, पेंटागोनल भी सिखा, पेंटागोनल फ्रक्टोज में। अब जरा बताओ, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, दोनों पूरी होगी, बाकी जगहों पे कौन है? कार्बन। कार्बन ड्रॉ नहीं करना, पता है हमें हर कोने पे कार्बन। अब दूसरी बात, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो गई है, 2 बची, इस कार्बन की भी 2 बची, इस कार्बन की भी 2 बची, इस कार्बन की भी 2 बची, और इस कार्बन की भी 2 बची। अब आपको इनमें नंबरिंग भी करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है? क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज। ऑक्सीजन के बाद जो अगला कार्बन है उसे 1 नंबर, उसके बाद 2, 3,
4 और ये कार्बन को नंबर क्या मिलेगा 5। अब इसको मैं हेमी एसिटल स्ट्रक्चर से कंपेयर करूंगा, उसी को ड्रॉ कर रहा हूं मैं, उसी को इस स्टाइल में बना रहा हूं ना, तो मैं फिर से हेमी एसिटल बनाता हूं। क्या हो गया? सही है। अच्छा ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बना, जरा देखना ऊपर वाला वो राइट पे बनाया कि लेफ्ट? राइट। ये अल्फा है कि बीटा है? अल्फा अल्फा। अभी बताया था क्या राइट पे ये अल्फा? अल्फा नीचे वाले तो दोनों ही राइट पे, तो वो डी है, तो ये मेरा अल्फा डी ग्लूकोज। अगर ये वाला वो लेफ्ट पे बनाता तो बीटा डी। अब इसका रूल ये है, अब मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब इसमें क्या करना है, नंबरिंग तो मैं कर दूं कार्बन, ये पहला कार्बन ऑक्सीजन का जस्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, वही नंबरिंग में नहीं आना। सबसे पहले क्या करना, छठवें कार्बन पे जो भी चीज जुड़ी है, सॉरी पांचवें कार्बन पे जो भी चीज जुड़ी है, पांचवें कार्बन पे क्या क्या जुड़ा है, H और CH2OH, दो चीजें जुड़ी हैं, एक ऐसे और एक ऐसे बॉन्ड के, वो तो ये बना दिया, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन का। ये जो दो वैलेंसी है पांचवें कार्बन की, पांचवें कार्बन की दो वैलेंसी, एक पर CH2OH जोड़ना है और एक पर H जोड़ना। तो सबसे पहले क्या करना, पांचवें कार्बन पे हमेशा CH2OH ऊपर जोड़ना और H नीचे, H2OH ऊपर जुड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए पांचवें कार्बन, याद रखना पड़ेगा। अब क्या करना है, बाकी में भी दो दो चीजें जुड़ी है, इस कारण पे भी एक H एक OH है, इस पे भी एक H OH, इस पे भी एक H, इस पे एक H और OH, इन्हें कैसे जोड़े? तो ध्यान रखना, ये जो लाइन है इसके राइट हैंड पे जो भी लिखा है, राइट हैंड लोअर साइड, राइट हैंड हमेशा नीचे की तरफ, राइट हैंड पे जो चीज लिखना उसको नीचे रखना और लेफ्ट हैंड अपर साइड। अब देखो पहले कार्बन पे, देखो पहले कार्बन पे राइट पे OH की H, OH, तो राइट, अब ये रहा पहला कार्बन, इस पे एक बॉन्ड नीचे एक ऊपर, मैंने कहा राइट हैंड पे जो भी चीज लिखी उसको नीचे रखना। ये हमारा ग्रीन वाला हाइड्रोजन, राइट हैंड पे जो भी चीज है वो नीचे। अब दूसरे कार्बन पे आ जाओ, OH राइट पे कि लेफ्ट पे? राइट पे, OH नीचे लगाऊंगा, H। तीसरे कार्बन पे आ जाओ, तीसरे कार्बन पर H राइट पे, OH लेफ्ट पे, तो OH यहाँ ऊपर आएगा, H नीचे। अगले पे OH राइट पे, OH नीचे, H, बाकी उसका तो फिक्स है, CH2 जहाँ पे ऊपर है। ये मैंने इसी स्ट्रक्चर को हॉवर्थ स्टाइल में लिखा, साइक्लिक स्टाइल में। ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन में बदलने का तरीका, राइट हैंड की चीज लोअर और लेफ्ट हैंड की चीज अपर, ये दिमाग में जोड़ो। CH2OH हमेशा अपर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ग्लूको पायरानोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये क्या नाम हुआ, ग्लूको पायरानोज। ग्लूको मतलब ग्लूकोज की है
और एक कंपाउंड होता है ऐसा, इसका नाम होता है पायरान। क्या नाम है इसका? पायरान। पायरान 6 कार्बन की, सॉरी 6 एटम गिरेंगे, 6 कार्बन गिरेंगे, तो पायरान से मैचिंग है। किससे मैचिंग है? पायरान से, इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम पायरान। इसमें एक जगह ऑक्सीजन होगा, हेटेरोसाइक्लिक है, तो पायरान से मैचिंग करती है, इसलिए इसको पायरानोज स्ट्रक्चर है। देखो इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, बाकी 5 कार्बन है, इसमें भी बाकी 5 कार्बन है, बिकॉज इट मैचेस विद पायरान, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर। और ग्लूकोज की बना रखी है इसलिए ग्लूको पायरानोज स्ट्रक्चर। ऐसे आप फ्रक्टोज की भी बना सकते हो, तो आप एनसीईआरटी किताब से देख सकते हो, तरीका मैंने सिखा दिया। फ्रक्टोज की भी हेमी एसिडल स्ट्रक्चर है। तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स की बातें खत्म हो गई, थोड़ी सी जानकारी और लेनी है, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज जुड़ते कैसे हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दो ग्लूकोज दो फ्रक्टोज के बीच में, उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जैसे अमीनो एसिड में जो बॉन्ड बनता है तो उसका नाम क्या था? पेप्टाइड। डीएनए आरएनए में क्या था? फास्फोडाइस्टर। इसमें जो बनता है उसका नाम क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अगली क्लास जो अपन लेंगे, मतलब 5-10 मिनट का बच्चा है, तो मेन क्लास में बता दूंगा, लेकिन लास्ट में कल की उसको फिनिश कर दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू। तो आपका बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया। पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक की क्लास लगाते रहेंगे, 2-4 क्लास 2 दिन उसी में खत्म कर देंगे कल की क्लास। देख लेंगे, ये तो बच्चे तो परसों हो जाएगी 2-3 क्लास, 2 क्लास ज्यादा करनी। थैंक यू। Record.